Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is India exempted from site RST. इंडिया को एग्जेम्प्ट किया गया है साइट आरएसटी से। जानेंगे इसके बारे में हम, फिर साइट आरएसटी है क्या इसको भी समझेंगे। इंडिया को रिमूव कर दिया गया है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड आरएसटी फॉर रेड सेंडर से। ये है क्या? तो साइट आरएसटी रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड इज ए प्रोसेस वेयर साइट स्टैंडिंग कमिटी क्लोजली एग्जामिन अ कंट्री स्पेसिस एक्सपोर्ट टू इंश्योर कंपाइलेंस विद साइट रेगुलेशन। जो साइट रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है, ये आपका एक प्रोसेस है जहां पे साइट स्टैंडिंग कमिटी क्लोजली एग्जामिन करती है कंट्री के स्पेसिस एक्सपोर्ट को, ताकि इंश्योर किया जा सके कंपाइलेंस को साइट के रेगुलेशन के अनुसार। नॉन कंपाइलेंस के कारण डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें कि ट्रेड सस्पेंशन भी किया जा सकता है। वाई वाज इंडिया एग्जेम्प्टेड? क्यों भारत को एग्जेम्प्ट किया गया इससे? इंडिया जो है अंडर आरएसटी रेड सेंडर के लिए 2004 से था, लेकिन अभी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, अलो किया गया है फार्मर्स को भारत के कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेजिटिमेट ट्रेड में रेड सेंडर्स के। ये जो एग्जेम्पशन है ये एट्रीब्यूटेड है जो 2022 का अमेंडमेंट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो कि अलाइन कर रहा है साइट के प्रोविजन के साथ अंडर साइट नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम के। दिस हैज एलिवेटेड इंडिया स्टेटस फ्रॉम कैटेगरी 2 टू कैटेगरी 1 बाय द साइट स्टैंडिंग कमिटी। और इसने एलिवेट कर दिया है भारत के स्टेटस को कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में कर दिया है साइट के स्टैंडिंग कमिटी के द्वारा। रेड सेंडर के बारे में भी हम जान लें। Red Sender classified as endangered by the IUCN Site Appendix 2 and Wildlife Protection Act Schedule 4 are native to specific region with the Eastern Ghat and are known for their unique flora. जो रेड सेंडर्स है इनको क्लासिफाई किया गया है इंडेंजर IUCN के द्वारा, साइट के अपेंडिक्स 2 पे है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 4 में कहा गया है। ये नेटिव है आपके स्पेसिफिक रीजन के ईस्टर्न घाट में ये पाए जाते हैं और ये जाने जाते हैं इनके यूनिक फ्लोरा के कारण। इनको रिफर किया गया है प्राइड ऑफ ईस्टर्न घाट के तौर पे। ये जो ट्री है वो उसका ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, इसको 25 से 40 साल तक लग जाता है मैच्योर होने में। ये डिस्प्ले करते हैं रिमार्केबल रेजिस्टेंस को ड्रॉट के खिलाफ। रेड सेंडर्स का अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, रेड सेंडर हर्टवुड इज वैल्यूड फॉर इट वेबी गेन बिथाइड इज यूज इन फर्नीचर। द रेड डाई कॉल्ड सेंटेलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड सर्व एज कलरिंग एजेंट फॉर टेक्सटाइल मेडिसिन एंड फूड। जो रेड सेंडर हर्टवुड है इसके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है इसके वेबी ग्रेन के कारण। इसका जो उपयोग है फर्नीचर बनाने के अलावा जो इसका रेड डाई है जिसको कि हम सेंटेलिन कहते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके वुड से, जिसकी सर्व करता है कलरफुल एजेंट के रूप में टेक्सटाइल मेडिसिन या फूड में इसका उपयोग होता है। साइट के एग्रीमेंट के बारे में भी हम जान लें। United Nations in 2013 has marked March 3 as World Wildlife Day, coinciding with the establishment of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna site in 1973। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में मार्क किया था मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे। ये कॉन्साइड करता है जो इस्टेब्लिश किया गया था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट को 1973 में। उसी के साथ इस साल 2023 में 50th एनिवर्सरी मनाया गया साइट का। साइट एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडेंजर प्लांट और एनिमल को जो खतरा है इंटरनेशनल ट्रेड के कारण उससे। इसको ड्राफ्ट किया गया था, ये एक रिजल्ट है जो रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 1963 पे, लेकिन ये फोर्स में कब आया? 1975 में जो मीटिंग हुआ था मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का, उसके बाद इंडिया जो है इसका 25th मेंबर बना था जब भारत ने इसको ज्वाइन किया था 1976 में। कब ज्वाइन किया था? तो 1976 में 25th मेंबर के रूप में। और अभी प्रेजेंटली 184 मेंबर्स कंट्री है इसके। ऑल्दो साइट जो है ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज के ऊपर, लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो है इम्प्लीमेंट करता है कन्वेंशन को, ये नहीं जो है टेक प्लेस करता है नेशनल लॉ को। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें साइट की तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो हम जानेंगे अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम एन इनिशिएटिव बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड 6 इंडियन रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड फॉर प्रमोटिंग इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशन। जो अन्नपूर्णा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ये किसका इनिशिएटिव है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का। इसने रिकॉग्नाइज किया है 6 इंडियन रेस्टोरेंट को पूरे विश्व में जो कि प्रमोट कर रहे हैं भारत के कुलिनरी ट्रेडिशन को। ये जो एनुअल प्रोग्राम है ये एक्नॉलेज करता है रेस्टोरेंट के कंट्रीब्यूशन को भारत के कल्चरल काउज में कुशीन के माध्यम से ग्लोबल स्केल पे।
अब हम ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के बारे में भी जान लेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन को फाउंड किया गया था 1950 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। फाउंडर की अगर हम बात करें तो मौलाना आजाद इसके फाउंडर थे। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इन्वॉल्व है भारत के ग्लोबल कल्चर रिलेशन के लिए कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से दूसरे कंट्री के साथ और उनके पीपल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जानेंगे हम वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है इसको भी समझेंगे, सब कुछ यहाँ कंसिडर किया जाएगा। State Bank of India Economic Research Department suggests that increasing the number of women business correspondents by implementing a 33% reservation could significantly impact India's socio-economic fabric. जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये सजेस्ट कर रहा है कि इंक्रीज करके जो नंबर है वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का इम्प्लीमेंट करके 33% रिजर्वेशन को ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है भारत के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? Financial inclusion refers to the effort to provide access to essential financial services, example banking, credit, insurance, and product to individual and community, especially those traditionally underserved or excluded from the formal banking system. फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये रिफर करता है जो एफर्ट लिया जा रहा है प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस को इसेंशियल फाइनेंशियल सर्विस का, जैसे कि बैंकिंग हो गया, क्रेडिट इंश्योरेंस हो गया, और प्रोडक्ट का इंडिविजुअल या कम्युनिटी के लिए, स्पेशली जो ट्रेडिशनल अंडर सर्व या एक्सक्लूडेड थे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से उनके लिए, उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। RBI का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है ये शो करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो कि इम्प्रूव हुआ है भारत में। हु आर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है कौन? Business correspondents are intermediaries appointed by bank and financial institution to provide banking and financial services in area where establishing traditional branches may be challenging or expensive. Business correspondents act as a link between bank and customer, offering services such as opening account, dispersing loan, collecting payment, and facilitating other financial transactions. जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है वो इंटरमीडिएटरीज होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज को वैसे एरिया पे जहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाना ट्रेडिशनल ब्रांचेस को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग या एक्सपेंसिव है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक्ट करते हैं एक लिंक के रूप में बैंक और कस्टमर के बीच में, ऑफर करता है सर्विसेज को, जैसे कि वो ओपन करते हैं अकाउंट को, डिस्पर्स करते हैं लोन को, कलेक्ट करते हैं पेमेंट को, फैसिलिटेट करते हैं दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। RBI ने लॉन्च किया था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को 2006 में, ताकि एक्सपेंड किया जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जैसे कि बैंक सखी हो गया, फीमेल बैंकर फ्रेंड मॉडल को। करेंट स्टेटस ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एज पर द रिपोर्ट। करेंट जो स्टेटस है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का रिपोर्ट के अनुसार, तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट ऑपरेट कर रहे हैं 95% बैंकिंग आउटलेट को रूरल रीजन के लिए। प्रेजेंटली वुमेन एजेंट जो है ये कंप्राइज करता है लेस देन 10% बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वर्कफोर्स का, जिसको कि बढ़ा के 33% करने की बात कही जा रही है। वेज इन विच वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट डिपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से जो वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है ये डिपेंड करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को? तो रैपोर्ट, वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो बिल्ड करेंगे रैपोर्ट को डाइवर्स कस्टमर ग्रुप के साथ, प्रमोट करेंगे डिमांड ड्राइवन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को, एडवोकेट करते हुए स्मॉल सेविंग स्कीम को और सोशल सिक्योरिटी ऑफरिंग को। ग्रीवेंस रिट्रेसल, ग्रीवेंस को रिट्रेस करने में भी मदद करेंगे। वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट जो है अपने पेशेंट्स के साथ और ज़्यादा विलिंग इच्छा रखते हुए एड्रेस करेंगे क्वेरी को और एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट के फीचर को। वो कंट्रीब्यूट करेंगे ट्रांसपेरेंट और कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सिस्टम में, इनकरेज करेंगे दूसरे फीमेल को भी। फीमेल कस्टमर जो है वो और ज़्यादा ओपन होंगे शेयर करने के लिए अपने फैमिली के फाइनेंशियल इश्यू को, और जो आवश्यकता होगी फीमेल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट की वो पूरा हो पाएगा। ये फोस्टर करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रोडक्ट के ऑफरिंग को लेके। वुमेन कस्टमर फाइंड कर पाएंगे वुमेन एजेंट को आसानी से अप्रोच कर पाने में, ट्रस्टवर्दी होगा, और ये जो है मेंटेन करेगा कॉन्फिडेंशियलिटी को भी। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो फीमेल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगी सिमिलर या हाई बिजनेस परफॉर्मेंस को, और ये मोर लाइकली है कि वो सर्व करेंगे कस्टमर को रिमोट एरिया पे, जैसे कि एल्डरली हो गया, अंडर सब सेक्शन में पॉपुलेशन के। रिपोर्ट जो है ये शो करता है इंक्रीज करके वुमेन का इन्वॉल्वमेंट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे, इंप्रूव हुआ है फाइनेंशियल स्टेटस फीमेल बोरोवर का। लेकिन क्या चैलेंज है वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को लेके? क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर आप नया चीज़ करते हैं तो उसको कंप्लीट करने के पहले कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा दिक्कत है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कमी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। बहुत सारी वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को सामना करना पड़ा है डिफिकल्टी का एक्सेस कर पाने में फाइनेंशियल सर्विसेज को और क्रेडिट को, क्योंकि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और कमी है कोलेट्रल की। डिजिटल इलिटरेसी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
लार्ज नंबर जो है वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का वो फेमिलियरिटी नहीं रखती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि नेसेसरी है स्किल के लिए उपयोग करने के लिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को अच्छे तरीके से। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक हर्डल है ऑनबोर्ड करने के लिए फीमेल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को। करेंट सर्टिफिकेशन रिक्वायर करता है कि 10th पास होना चाहिए, लेकिन कुछ बैंक ने हायर रिक्वायरमेंट सेटअप किया है, यानी 12th पास मिनिमम होना चाहिए। सोशल एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो जो वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको सामना करना पड़ता है सोसाइटल एटीट्यूड का भी, जहाँ पे जो वुमेन है उनको होम मेकर ग्रुप में देखा जाता है, ना कि इंटरप्रेन्योर ग्रुप में। ये लिमिट कर देता है उनको अपॉर्चुनिटी को बिजनेस ग्रोथ में। लैक ऑफ सपोर्ट की कमी है, वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को सपोर्ट की कमी मिलती है गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक चैलेंजिंग बना देता है उनके लिए एक्सेस कर पाना रिसोर्स को, जो कि आवश्यक है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। सेफ्टी कंसर्न भी रीजन है, वुमेन जो है रूरल एरिया में जहाँ पे हाई रिस्क है वायलेंस और क्राइम का, वहाँ पे वुमेन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को सेफ्टी का भी चिंता है, जो कि लिमिट कर देता है उनके मोबिलिटी को और उनको डेंजर पर ला देता है ट्रांजेक्शन के दौरान। गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव का अगर हम बात करें तो 1 ग्राम पंचायत 1 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, इसका मकसद है डिप्लॉय करना एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को हर एक ग्राम पंचायत में 2023-24 के दौरान। ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, डिजिटल आइडेंटिटी आधार, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट, ये सारे कुछ इनिशिएटिव हो गए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो जो प्रेजेंट एसबीआई का रिपोर्ट है ये कह रहा है कि 33% रिजर्वेशन सेट करना चाहिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, वुमेन के लिए। रिड्यूस करना होगा एंट्री बैरियर को, जो इक्विपमेंट है, रेंटल सपोर्ट है, इनिशियल स्टिपेंड को। एड्रेस करना होगा मोबिलिटी इश्यू को और ऑफर करना होगा फ्लेक्सिबल आवर को। क्रिएट करना होगा सपोर्टिव इन्वायरमेंट को। इस्टेब्लिश करना होगा वुमेन एजेंट कम्युनिटी को। इंप्लीमेंट करना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को। ऑफर करना होगा स्मॉल लोन, माइक्रो इंश्योरेंस और लो बैलेंस सेविंग अकाउंट को। एड्रेस करना होगा जो जेंडर बेस्ड बैरियर है फाइनेंशियल सर्विस को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NHCX, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA ने कोलैबोरेट किया है कि वो ऑपरेशनलाइज करेंगे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को, जो कि एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म होगा। तो कौन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है ये डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है, जो कि सर्व करेगा एक गेटवे के रूप में एक्सचेंज करने के लिए जो क्लेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वेरियस स्टेक होल्डर के साथ, जिसमें कि हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम आएंगे। यह इन्हेंस करेगा एफिशिएंसी को और ट्रांसपेरेंसी को हेल्थ क्लेम प्रोसेसिंग में। नेचे के बारे में जान ले। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को फॉर्म किया गया था 2019 में। ये एक ऑटोनॉमस इंटाइटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से। ये रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को। ये देखता है डिजाइन, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, और क्रिएट कर रहा है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को। इसने रिप्लेस कर दिया है नेशनल हेल्थ एजेंसी को और ये ऑपरेट कर रहा है एक अटैच ऑफिस के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। IRDA के बारे में भी हम जान लें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया established in 1999, headquartered in Hyderabad, is a statutory body under jurisdiction of Ministry of Finance and is tasked with regulating and licensing the insurance and reinsurance industry in India। जो IRDA है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसका काम है रेगुलेट करना या लाइसेंसिंग देना इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम किसान स्कीम, पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज कर दिया था जो 15 इंस्टॉलमेंट था पीएम किसान स्कीम का, नवंबर 15 में, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे को बिरसा कॉलेज खूंटी झारखंड में। ट्राइबल प्राइड डे के बारे में भी हम जान लें। ट्राइबल प्राइड डे को ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 15 के समय पे। ये कॉन्साइड करता है झारखंड के फाउंडेशन डे के साथ। ये जो डे है ये कॉमरेट करता है बिरसा मुंडा के जन्म को। नवंबर 15 1875 में उनका जन्म हुआ था, जो कि एक वैलियंट लीडर थे जो मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश रिप्रेशन के खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट को 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का पूरे भारत में इंडिपेंडेंस डे के दौरान 2016 पे। पीएम किसान स्कीम के बारे में हम जान लें। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% सेंट्रली फंड किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ये प्रोवाइड करता है इनकम सपोर्ट फार्मर और उनके फैमिली को। सपोर्ट अमाउंट की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत इनकम सपोर्ट ₹6,000 का पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ₹2,000 कर करके प्रोवाइड किया जाता है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर को। इनिशियली ये लिमिटेड था स्मॉल या मार्जिनल फार्मर के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया सबके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके नोडल मिनिस्टर है।
फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल की अगर बात करें तो मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है 5% बेनिफिशरी के लिए हर एक साल आवश्यक है, जो प्रोविज़न रखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीपीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा को। एक्सक्लूजन अगर बात करें तो जो सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर है, अगर वन ऑफ द फैमिली मेंबर किसी के पास भी गवर्नमेंट जॉब है या एक्सक्लूड किया गया MTS क्लास 4 ग्रुप 3 के एम्प्लॉय को, और पीड इनकम जो है लास्ट असेसमेंट ईयर का उसको देखा जाता है। इसी टाइप के जो प्रोग्राम स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि भवंतर भुगतान योजना हो गया, MP गवर्नमेंट चला रहा है। राइट टू बंधु स्कीम हो गया, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम जो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो डायरेक्ट स्कीम का नाम लिखा जा सकता है और किस स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.